आपको बताया था कि जो आय और व्यय में असमानता या फिर अंतर के आधार पर जो बजट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और बदलते परिवेश में बजट के प्रकार कितने होते हैं और जो नवीन प्रवृत्तियां चल रही है बजट में वो कौन कौन सी होती है, वो चीज हम देखने वाले हैं और फिर हमारा बजट जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कुल आय और व्यय में अंतर। कुल आय और व्यय में अंतर के आधार पर बजट जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, बजट का बजट और संतुलित बजट और घाटे का बजट, जैसा कि इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है। बजट का बजट आपको सीधी सी बात है, जब जो सरकार की अनुमानित आय जो है वो ज्यादा हो जाए अनुमानित व्यय से, ठीक है ना। क्या हो गया, अनुमानित आय यानी सरकार को जो प्राप्तियां हुई वो ज्यादा है सरकार ने जो व्यय किया उससे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बजट का बजट। लेकिन ऐसा आजकल होता नहीं है, क्योंकि जो भी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है उसको सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए खर्च करना ही पड़ता है, तो उसका व्यय हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी बजट का बजट हमें ये समझने की जरूरत है, अनुमानित आय जब ग्रेटर देन अनुमानित व्यय तो वो कहलाता है बजट का बजट। ठीक है, सीधी सी बात है। संतुलित बजट यहां पर क्या होगा, यहां पर ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यानी आय बराबर क्या होगी, व्यय होगी। अनुमानित आय बराबर अनुमानित व्यय, ठीक है ना। और लास्ट चीज आती है घाटे का बजट। घाटे का बजट में क्या होगी, जो अनुमानित आय है वो जो है वो कम होगी अनुमानित व्यय से, ठीक है ना। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सरकार को जो प्राप्त हो रहा है वो कम है, जबकि सरकार जो व्यय है वो ज्यादा कर रही है, इसको बोलते हैं घाटे का बजट, ठीक है ना। और अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो घाटे का बजट ही प्रस्तुत करते हैं। ये एक लोकप्रिय उदाहरण है घाटे का बजट। इसके बारे में और भी चीज हम लास्ट में देखेंगे। तो जो घाटे का बजट है वो एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है अधिकतर देशों के द्वारा, क्योंकि सरकार को अधिकतर खर्च करना ही पड़ता है अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सेवा में, सामाजिक सेवाओं में, सामुदायिक सेवाओं में, जो आधारिक ढांचा होता है उसमें, तो व्यय हमेशा ज्यादा होता है। तो ये जो है ये लोकप्रिय अवधारणा भी कहलाती है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे, बदलते परिवेश में बजट के प्रकार। देखिए, आज का जो टाइम है हमारा, इस समय में बहुत सारे बजट एक तरीके से प्रस्तुत किए जाते रहे हैं और आज तक प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर आम बजट। अब आम बजट जो है इसको जनरल बजट भी कहा जाता है। अब ये आम बजट जो है इसको पारंपरिक बजट क्या कहते हैं हम, पारंपरिक बजट, यानी पुराने समय से ये एक तरीके से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो उद्देश्य होता है, इस बजट का जो उद्देश्य होता है वो सरकार के जो खर्च होते हैं उस पर नियंत्रण करना। क्या होता है, सरकार के खर्च पे नियंत्रण करना, ना कि विकास करना, सरकार के खर्च पर नियंत्रण करना, ये आम बजट कहलाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, व्यय जो सरकार करती है वो करती है मजदूरी, वेतन, इन पर, और जो प्राप्तियां होती है वो सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां होती है वही है, ठीक है ना। तो ये आम बजट कहलाता है। फिर आता है पूरक बजट। पूरक बजट क्या होता है, जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम आप लोगों के होते हैं ना, फेल हो जाते हैं तो वापस कम नंबर आते हैं तो वापस उसको हम एग्जाम को देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होता है पूरक बजट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार ने जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर बजट प्रस्तुत किया और 31 मार्च से पहले अगर जो धनराशि स्वीकृत करी सरकार ने वो खत्म हो गई, तो क्या होगा, तो सरकार जो है वो अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी और अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी और जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत करेगी पूरक बजट, ठीक है ना। और जो संसद है वो उस पूरक बजट के अकॉर्डिंग उसको अतिरिक्त धनराशि देगी। फॉर एग्जांपल मान लो 15 फरवरी को एक तरीके से बजट खत्म हो गया, ठीक है ना, तो 15 फरवरी से जो 31 मार्च है उस 1.5 महीने का एक तरीके से पूरक बजट बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेखानुदान, ये भी पूरक बजट से ही रिलेटेड है, पूरक बजट जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है वो करती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही करती है, ठीक है ना। अब मान लो 31 मार्च तक का जो बजट प्रस्तुत किया सरकार ने, लेकिन 1 अप्रैल को सरकार को खर्च करना है। अब 1 अप्रैल का जो खर्च है वो सरकार कहां से लाएगी, तो उसके लिए सरकार जो है वो संसद से लेखानुदान लेती है। संसद जो है वो उसको अग्रिम धनराशि देती है। क्या देती है, अग्रिम धनराशि प्रदान करती है और उससे सरकार 1 अप्रैल का जो अपना खर्च है वो चलाती है, ठीक है ना। यानी जैसे आज अपन ने बजट बनाया तो आज का जो अपन को खर्च करना है या कल का जो अपन को खर्च करना है वो कहां से करेंगे, क्योंकि धनराशि चाहिए तो है ना, ठीक है ना। वो धनराशि एकदम से तो आएगी नहीं, उसकी बहुत प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। तो वो लेखानुदान एक तरीके से संसद जो है वो प्रदान करती है। उसके बाद आते हैं अपन निष्पादन बजट। निष्पादन बजट जैसे इसके वर्ड से ही लग रहा है, निष्पादन यानी जो भी कार्य किए जाते हैं वो निष्पादन के साथ हो, उसका निष्पादन अच्छे से हो,
अच्छे से हो, इसको ध्यान में रखकर जो बजट बनाया जाता है वो निष्पादन बजट कहलाता है। लेकिन आजकल इस तरीके से बजट बहुत ही कम बनाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी निचले लेवल पे क्या हो रहा है उसको कोई भी नहीं देखता है, बहुत ही कम जो है वो देखा जाता है, ठीक है ना। जीरो बेस बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा है, जीरो बेस बजट। इसको शून्य आधारित बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट, ठीक है ना। ये जो है ये पीटर ए पायर जो है वो इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है ना, किसके? जीरो बेस बजट के। इसको सबसे पहले 1979 में 1979 में जो अमेरिका है वहाँ के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले, ठीक है ना, जिमी कार्टर, ठीक है ना, 1979 में जनक माने जाते हैं पीटर ए पायर शून्य आधारित बजट। अब शून्य आधारित, इसके नाम से ही आपको लग रहा है इसमें जो है पहले जो व्यय हो गए उनको आधार नहीं माना जाता है, नए सिरे से एक तरीके से शुरुआत की जाती है, इसलिए इसको जीरो बेस बजट कहते हैं। और इसको जीरो बेस बजट इसलिए अच्छा माना जाता है, जैसे पहले हमने कोई व्यय किया और हमने 1000 करोड़ का किया तो वो 1000 करोड़ हमारे मन में हमें नहीं रखना है, ठीक है ना, हमें नए सिरे में आज वर्तमान में क्या जरूरत है उस चीज से स्टार्ट करना है, वो जीरो बेस बजट जो है वो कहलाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आउटकम बजट। आउटकम बजट में क्या होता है कि जो मात्रा, जो पैसा जिस बंदे तक पहुंचाना है उस तक पहुंचे, मतलब उसका आउटकम, उसका जो एक तरीके से उसका जो हेल्प है, उसकी जो सहायता है वो निचले बंदे तक पहुंचे, वो आउटकम बजट कहलाता है, ठीक है ना, जो वर्तमान में शायद बहुत कम होता है। चलो जेंडर बजट में क्या होता है? महिला सशक्तिकरण, नाम सुना होगा आपने, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण करना, ठीक है ना, और पुरुष कमजोर हो जाना, ऐसा नहीं है। खैर महिलाओं को सशक्तिकरण करना, वुमेन एम्पावर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो बजट बनाया जाता है वो जेंडर बजटिंग कहलाता है, यानी महिलाओं को एक तरीके से सशक्त बनाना, उनको हर फील्ड में सशक्त बनाना, उसके लिए जो खर्च किया जाता है वो जेंडर बजटिंग कहलाता है। सामान्य व संकटकालीन बजट, सामान्य बजट एक तरीके से आम बजट जो होता है वही कहलाता है, यानी जो नॉर्मल परिस्थितियों में होता है। संकटकालीन बजट जो युद्ध वगैरह में होता है, युद्ध में या मंदी में, वो कहलाता है संकटकालीन बजट, ठीक है ना। संघीय, प्रांतीय और स्थानीय बजट, संघीय मतलब जो सेंट्रल बजट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत करती है, इसमें क्या होता है, एक कार्यकारिणी होती है, वो कार्यकारिणी ही बजट प्रस्तुत करती है, नियंत्रण करती है। प्रांतीय यानी राज्य की, यहां पर भी कार्यकारिणी होती है, ठीक है ना। और स्थानीय, यहाँ पे स्वतंत्र बजट प्रस्तुत होता है, स्वतंत्र, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कार्यकारिणी नहीं होती है, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत होता है, प्रांतीय सरकार द्वारा स्थानीय बजट, ठीक है ना। तो ये बजट के कुछ बदलते परिवेश में प्रकार है, अलग अलग प्रकार है, एक एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादा नंबर में नहीं पूछे जाएंगे। ज्यादा नंबर में इससे जो पहले वाला हमने पढ़ा था राजस्व और बजट और पूंजीगत बजट, वो पूछा जा सकता है। उसको याद करने का तरीका है, राजस्व को आप राजा और पूंजीगत को आप पूजा, राजा पूजा, है ना, याद करने का तरीका है, देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बजट घाटे की अवधारणा। अब देखिए बजट घाटा हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ये एक लोकप्रिय अवधारणा है, जहां पर क्या होता है, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो बजट घाटा ही प्रस्तुत करते हैं, व्यय ज्यादा करते हैं आय से, ठीक है ना। तो इसमें कुछ अवधारणाएं भी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं। एक तो होता है जैसे राजस्व घाटा। अब ये राजस्व घाटा क्या कहलाता है, हमने पढ़ा था राजस्व बजट। राजस्व बजट में क्या था, राजस्व प्राप्तियां थी, है ना। ये जब क्या हो जाए, कम हो जाए राजस्व व्यय से, तो कहलाता है, क्या कहलाता है, राजस्व घाटा, ठीक है ना। प्राप्तियां क्या हो, व्यय से कम हो और व्यय ज्यादा हो, ठीक है ना, उल्टा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो राजस्व घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा, इसमें क्या होता है, जो बजटीय घाटा होता है, बजटीय घाटा, है ना। अब देखिए यहां पर तो सिर्फ राजस्व है, जब दोनों मिलके आ जाए, जो राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां कम हो और राजस्व और पूंजीगत व्यय ज्यादा हो, तो वो बजटीय घाटा होता है, ठीक है ना। इसमें जब हम जोड़ दें उधार और अन्य देनदारियां, उधार प्लस अन्य देनदारियां, ठीक है ना, तो वो कहलाता है हमारा राजकोषीय घाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है ना, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, ये भी बना था 2003 में, ठीक है ना, 7 मई 2003 में, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था राजस्व घाटे को शून्य तक लाना, राजस्व घाटे को शून्य तक लाना, ठीक है ना। इसको हम भारत में नवीन प्रवृत्ति में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये राजकोषीय घाटा होता है। एक होता है वित्तीय घाटा, इसमें क्या होता है, इसमें भी बजटीय घाटा, इसमें जब हम जोड़ देते हैं प्लस उधार, शुद्ध उधार जो होता है, शुद्ध कौन सा, निवल शुद्ध, तो वो कहलाता है हमारा वित्तीय घाटा, ठीक है ना। ये नॉर्मल
ज़्यादा आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ जो फॉर्मूले हैं वो एक तरीके से देखने हैं। सब चीज़ों में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ें आपको देखनी है। एक एक दो नंबर में वही चीज़ें आप बता देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं प्राथमिक घाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक घाटा अधिकतर पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा पूछा जाता है, राजस्व घाटा पूछा जाता है। प्राथमिक घाटे में क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है ना, राजकोषीय घाटा, उस राजकोषीय घाटे में से आप माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, ब्याज अदायगी को या ब्याज भुगतान को। अदायगी और भुगतान एक ही बात होता है, ठीक है ना। इसको माइनस कर देंगे आप तो वो प्राथमिक घाटा आपका, प्राइमरी जो डेफिसिट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बजट घाटे की कुछ अवधारणाएं होती है जिसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अब भारत में नवीन प्रवृत्तियां क्या है बजट की, वो आपको बता देता हूं। देखिए 2017 से जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उस समय उन्होंने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने जो योजनागत, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेसन में, लेक्चर में, कि योजनागत व्यय व गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत है ना, व्यय को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना, 2017 से, ठीक है ना, 2017-18 के बजट से, ठीक है। उसके साथ में 2017 से ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 2016 में, लेकिन खत्म किया था 2017 से। उसके अलावा 2017-18 से ही जो रेल बजट है वो अलग प्रस्तुत किया जाता था, है ना, लेकिन इसको मिला दिया गया है आम बजट में, ठीक है ना। अब ये साथ में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, साथ में प्रस्तुत किया जाता है। उसके साथ में ये एक मैंने आपको बताया राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 7 मई को बनाया गया राजस्व घाटे को शून्य करने के उद्देश्य से, ठीक है ना। इसको भी याद कर लेना, ये भी नवीन प्रवृत्ति में आता है। और लास्ट चीज है कि जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र व राज्य के बीच बंटवारे के लिए, किसके बंटवारे के लिए, राजस्व बंटवारे के लिए, है ना, समय समय पर आयोग गठित किया जाता है, आयोग, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम वित्त आयोग। क्या बोलते हैं, वित्त आयोग, ठीक है ना। वर्तमान में ये वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का एक तरीके से सारा नियंत्रण और प्रबंधन देखता है, ठीक है ना। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, मतलब 15वां वित्त आयोग आने वाला है या आ चुका है, 2020 से 25 तक रहेगा ये, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष है वो NK सिंह है, NK सिंह। इससे पहले वाला था जो वो था 14वां, उसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी, वो था 2015 से 20, ठीक है ना। तो ये कुछ नवीन प्रवृत्तियां, ये भी आप याद करें। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ये होता है बजट, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है ना। वो क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी के या ट्रांजैक्शन क्या होता है वो देखेंगे। और हमारा ये जो कोर्स है 12th इकोनॉमिक्स का, ये खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।